गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 4 का सबसे लास्ट लेक्चर, दैट इज द इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, और लेक्चर नंबर 14। तो आज हम लोग इसमें सबसे लास्ट, ये हमारा सबसे लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद यदि कोई एडिशनल लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडक्शन हार्डनिंग। देखो, इंडक्शन हार्डनिंग क्या होता है ना कि एक कॉइल होता है। ठीक है, आपको जो इमेज दिख रहा होगा, ठीक है, वो तो उसमें क्या होता है कि कॉइल होता है और कॉइल में हम लोग अपने कंपोनेंट्स को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपोनेंट के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर ही हम लोग कॉइल को लगाते हैं। अब वहाँ क्या होता है कि बहुत ही चूँकि हाई फ्रीक्वेंसी का हम लोग करंट भेजते हैं। ठीक है, तो जब हाई फ्रीक्वेंसी का करंट जाता है ना तो वहाँ पे क्या होता है कि हीट इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, वो हीट जनरेट होता है। कैसे हीट जनरेट होगा आपको पता है कि हीट बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, उस पर क्या होता है कि उससे हमारा हीट इंड्यूस होता है और उस हीट के कारण क्या होता है कि वहाँ का जो मेटल सरफेस है वो हीटेड हो जाता है और उसको हम लोग ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक ले जाते हैं। उसके बाद जो हमारा टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है उतना हम लोग होल्ड करेंगे और फिर आपको वाटर कूलिंग वगैरह कर देंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक ही साथ इंडक्शन कॉइल और वाटर कूलिंग का जेट जो होता है ना, वाटर जेट जो होता है वो एक ही साथ लगाते हैं ताकि आगे का पार्ट हीटेड होते जाता है और उसके पीछे वाले पार्ट को हम लोग कूल करते जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में। मैंने क्या लिखा है उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो इट इज एन प्रोसेस वेयर अ स्टील हार्डेंड बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन हीटिंग। ये टर्म हमेशा याद रखना है, इंडक्शन हीटिंग के द्वारा एंड सब्सेक्वेंट क्वेंचिंग इन H2O, यानी कि वाटर में हम लोग क्वेंचिंग करेंगे। उससे क्या होता है कि हमको उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्शन हार्डनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडक्शन हार्डनिंग। आगे आते हैं प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। तब when the metallic workpiece is placed in a coil and current is flown in the coil। ठीक है, क्या होता है कि जब हम लोग मेटालिक वर्कपीस को प्लेस करते हैं और करंट को फ्लो करते हैं किस में, कॉइल में। ठीक है, तब क्या होता है बाबू कि द करंट इज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटालिक वर्कपीस। उससे क्या होता है कि मेटालिक वर्कपीस पे करंट इंड्यूस्ड होता है, हीट इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, इट इज हीटेड अप टू अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट मीन ऑस्टेनाइजिंग रेंज में हम लोग हीटिंग करते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रोसीजर देखो क्या है प्रोसीजर में। तो इंडक्शन हीटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखो मैंने इमेज आपको दिखाया। ठीक है, और अभी भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो उसमें आप देखिए कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कॉइल्स हैं, हमारा मेटल्स वगैरह है। ठीक है, और किस तरीके से वो अरेंजमेंट्स में लगा हुआ है ये चीज़ें आपको दिख रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि इंडक्शन हीटर में क्या होता है कि चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट को क्रिएट करता है। अब उसमें क्या होगा कि हीट द कंपोनेंट टू द ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर। ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक हम लोग हीट करेंगे कंपोनेंट को। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना कि जो कार्बन कंटेंट होता है जनरली मीडियम कार्बन स्टील का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 0.3% से लेकर के 0.6% ऑफ कार्बन कंटेंट, ठीक है, होता है। ठीक है, आगे क्या है हमारा बाबू कि इसको होल्ड करेंगे उसी टेम्परेचर पर। ठीक है, होल्ड इट एट ए टेम्परेचर लॉन्ग एनफ टू कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट। अब क्या है कि उसके सरफेस पर ऑस्टेनाइट फॉर्मेशन तक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको होल्ड करके रखते हैं ताकि वो ऑस्टेनाइजिंग रेंज में चला जाए, ऑस्टेनाइट बन जाए। उसके बाद क्या करते हैं, रैपिडली कूल्स द मेटल अंटिल मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन अकर। जब तक कि मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग उसको कूल करेंगे, रैपिड कूलिंग करेंगे। ठीक है, चेंज स्ट्रक्चर फ्रॉम FCC टू BCC। ऑस्टेनाइट क्या होता है, FCC होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि वो BCC स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपको गियर्स दिख रहा होगा। ठीक है, उसमें देखिए ऊपर में जो हार्डनिंग पार्ट सरफेस है ना वो भी दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे अबाउट द इंडक्शन हार्डनिंग। ओके, और उसके बाद हम लोग इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे।
इससे पहले हम लोग एक छोटा सा एनिमेशन देख लेते हैं बाबू कि इंडक्शन हार्डनिंग में किस तरीके से वर्क होता है या कौन कौन सा कंपोनेंट्स है। ठीक है, एनिमेशन क्या मैं डायरेक्टली कहूँ तो वो जो इंडस्ट्रीज में होता है ना, वो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको फ्लेम हार्डनिंग का दिखाया था, ठीक है, या पैक कार्बोराइजिंग वगैरह का मैंने दिखाया था। तो ये देखेंगे कैसे होता है इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है, उसके बारे में। ओके, आपके डिस्प्ले पे एनिमेशन चल रहा है। देखिए अभी मैंने बंद रखा है और साफ्ट को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। अभी देखिए मैंने इंडक्शन कोयल को ऑन किया, इसके साथ साथ वाटर जेट को भी मैंने ऑन कर दिया है। अब वो स्पेसिफिक पार्ट्स को हीट कर रहा है। ठीक है, देखिए उसके दोनों एक साथ हो रहा है, हीटिंग और कूलिंग दोनों एक साथ हो रहा है ना। अब देखिए फिर से मैंने इंडक्शन कोयल को बंद कर दिया। अब जितने पार्ट में हमको हार्डनिंग नहीं करने की ज़रूरत है तो उतने पार्ट में वो हार्डनिंग नहीं होगा। ठीक है, वो एज यूजुअल नॉर्मल रहेगा। ठीक है, बट हमको जहाँ हार्डनिंग करने की ज़रूरत है, अब फिर से मैंने कोयल को ऑन किया। ठीक है, और हार्डनिंग हमारा हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, उसके साथ क्वेंचिंग हो रहा है, वाटर क्वेंचिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इंडक्शन कोयल दिख रहा है, ये इंडक्शन कोयल है और ये वाटर जेट स्प्रिंग नोजल है। ठीक है, ये पूरा अरेंजमेंट्स होते हैं और ये सब ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, आपको इसमें ऐसा नहीं होता है कि मैं बार बार खुद से बंद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि प्रोग्राम्ड होते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको प्रोग्राम्ड करके अब छोड़ देते हैं कि हाँ इतना दूर तक इसमें इतना हीटिंग करना है, इतना क्वेंचिंग करना है। क्या है कि चूँकि ये सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है तो इतना तो जानता है कि ये हार्डनेस बढ़ाएगा। ठीक है, क्या बढ़ाएगा? हार्डनेस बढ़ाएगा, वेयर रेसिस्टेंस बढ़ाएगा, फटिक रेसिस्टेंस बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि एक सरफेस डिपेंडेंट फेनोमेनन को बढ़ा देता है। ठीक है, जो कि इसके एक्सटर्नल सरफेस पर होते हैं वो सारे फॉर्म सरफेसेस को इम्प्रूव करता है। इसके इंटरनल कोर्स को वो किसी भी तरीके से कोई चेंजेस नहीं करता है, कोर जैसा होता है वैसा ही रहता है। ठीक है, हालांकि आप चाहें तो इसका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग एक्सटर्नल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस। तो क्या है ये समझो। ठीक है, क्या है कि इट इंक्रीजेज द हार्डनेस, वियर रेसिस्टेंस एंड एंड्योरेंस लिमिट ऑफ सरफेस। ये क्या इंक्रीज करेगा? हार्डनेस को, वियर रेसिस्टेंस को, एंड्योरेंस लिमिट को। किसके? सरफेस ऑफ वर्कपीस। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये सरफेस की बात कर रहा है, ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? आगे क्या है बाबू कि दिस इज वेरी क्विक प्रोसेस। आपको भी मैंने एनिमेशन में दिखाया। देखो एक बार सेटअप कर दिए, उसके बाद हमको कुछ और करने की ज़रूरत पड़ रहा था क्या? ऑटोमेटिक मैंने मशीन ऑन किया और वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा था? इंडक्शन हार्डनिंग हो जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है कि वेरी क्विक प्रोसेस हो जाता है। अब चूंकि क्विक प्रोसेस है, तेज़ी से कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे क्या है कि नो स्केल फॉर्मेशन। अब चूंकि इसमें कूलिंग बहुत तेज़ी से हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या है कि वहाँ पे टेम्परेचर हाई रह नहीं रहा है इसके सरफेस पर, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यदि वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा और क्विक कूलिंग नहीं होगा, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में आप करते हो, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, अदर गैसेस के साथ रिएक्शन करेगा और स्केल फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है, यहाँ तो आप क्विक कूलिंग कर दे रहे हो। ठीक है, आगे क्या है कि द प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड। कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस को आप मैनुअली कर सकते हो। दैट्स मीन कि कहने का मतलब है कि एक बार आप सेटअप करके छोड़ दिए तो आप ऑन ऑफ मैनुअली कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि प्रोग्राम्ड था, वो ऑटोमेटिक चल रहा था, हमने उसमें कुछ नहीं किया। ठीक है, एक बार जॉब सेटअप कर दिए, प्रोग्राम रन कर दिया, ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, आगे क्या है कि डेप्थ ऑफ हार्डनेस कैन बी कंट्रोल्ड इजली। इसमें आप लोग डेप्थ ऑफ हार्डनेस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आप जिस पार्ट पे चाहो उस पार्ट पे हार्डनिंग कर सकते हो। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पार्ट को हार्डन कर सकते हो। ठीक है, बट क्या होता है कि कार्बोराइजिंग में ऐसा नहीं होता है, उसमें आप थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ओके, आगे क्या है कि डिस्टॉर्शन इज रिड्यूस्ड। डिस्टॉर्शन रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, डिस्टॉर्शन नहीं होता है या लो होता है। फिर है आपका डिकार्बोनाइजेशन, नो टक्कर।
अब क्या है कि ग्रेन ग्रोथ इतना फास्ट होता है ना कि वो डिकार्बोराइज्ड हो ही नहीं पाता है, ठीक है। यदि ग्रेन ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगा ना तो क्या होता है, डिकार्बोराइजेशन होने की चांसेस होते हैं। लेकिन चूंकि इस प्रोसेस में ग्रेन ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। सो क्या होगा कि आपका जो डिकार्बोराइजेशन होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, या ना के बराबर होगा। आगे है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है बाबू, कि इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, स्किल्ड ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं कि इसके साथ ही क्या है कि आपको अलग अलग फिक्सचर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, जो कि जॉब होल्ड करने का काम करेगा। तो उसमें हम लोग को अलग अलग फिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि हर एक मटेरियल्स का अलग अलग शेप एंड साइज है, ठीक है, उसको अलग अलग पार्ट्स भी करना है तो उसको अलग तरीके से होल्ड करना होगा। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। यूजेस में हम लोग देखेंगे, बात करेंगे तो यूजेस क्या होता है कि फॉर द हार्डनिंग ऑफ सरफेस, सरफेस को हार्डेंड करने के लिए तो लाइक कैम साफ्ट, क्रैंक साफ्ट, गेयर्स, ठीक है, स्प्लिंट साफ्ट, व्हील्स, ब्रेक ड्रम्स। अभी मैंने आपको एक साफ्ट का करके दिखाया था, ठीक है, कि कैसे होता है, बात समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप गियर्स का भी कर सकते हो, ठीक है, गियर्स का एक स्पेसिफिक किसी तीर्थ का कर सकते हो, इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंडक्शन हार्डनिंग से आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था यूनिट 4 का। इन दैट केस और ऐसा कोई एडिशनल टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो मैं उसे ऐड कर दूंगा बाद में, ठीक है। बट अभी तक मुझे लगता है कि दैट इज़ द एनफ, इतना एनफ है, ठीक है। और कोई रिक्वायरमेंट्स होगा, ठीक है, या फिर एज पर योर डिमांड्स, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ लगेगा कि कोई नया टॉपिक जोड़ना चाहिए, आप लोगों को ऐसा कुछ लगे कि सर हाँ ये टॉपिक होना चाहिए, ठीक है, या इस टॉपिक के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, आप पर्सनल जानना चाहते हैं तो मैं पर्सनली आपको बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप ये जो कॉमन होगा उसको मैं कॉमन बता दूंगा, ठीक है। पर्सनली जानना चाहेंगे तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, या फिर मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं, ओके। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसके लिए हेजिटेट नहीं होइए, ठीक है, आप एकदम फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए ही हूँ, ठीक है, एकदम फ्रीली कभी भी जब आपको टाइम मिले, ठीक है। मोस्टली आप कोशिश कीजिए कि 9 से 5 के बीच में ना करें, बिकॉज ऑफ दैट टाइम मैं ऑफिस में रहता हूँ तो थोड़ा सा उस समय कॉल नहीं रिसीव कर पाऊँगा। हाँ, उसके बाद या उसके पहले आप कर सकते हैं, तो उसके बाद या पहले या आप कॉल करेंगे तो मैं कॉल देखूँगा तो कॉल बैक करूँगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।